नमस्कार छात्रों। आज का अपना टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में अमेरिका के संविधान में अमेरिका की संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं कैबिनेट। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसके बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में संविधान के अनुच्छेद 2 में एक छोटे से वाक्य में लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन संविधान के इस वाक्य से राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। कोई भी महत्वपूर्ण संस्था वैसी ही नहीं रहती जैसी कानून से बनाता है। यह कथन सबसे अधिक प्रमुख रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति के संबंध में कहा जा सकता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं और राज्यों की सत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक इच्छुक थे और राष्ट्रपति पद को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनना देना चाहते थे। लेकिन संविधान लागू किए जाने के बाद से लेकर अब तक राष्ट्रपति की शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती रही है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होता है जिसकी योग्यताएं, पहली है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, और तीसरी वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। इसके संबंध में उनके लिए लगातार 14 वर्ष तक अमेरिका में रहना आवश्यक नहीं है, परंतु कुल मिलाकर उनके द्वारा अपने जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में व्यतीत किए हुए होने चाहिए। वास्तविक स्थिति के संबंध में लॉर्ड ब्राइस ने यह कहा है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रसिद्ध रहा हो। वह कांग्रेस का सदस्य, राज्य का गवर्नर, किसी बड़े नगर का मेयर, मंत्रिमंडल का सदस्य, राजदूत, न्यायाधीश अथवा असाधारण रूप से प्रसिद्ध पत्रकार हो सकता है। व्यवहार के अंतर्गत महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाले राज्य के निवासी के इस पद पर चुने जाने के अवसर अधिक रहते हैं। अब इसके वेतन और भत्ते और इसकी सुविधाएं। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार किसको है? कांग्रेस को प्राप्त है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके वेतन और भत्तों की कमी और बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने हों वे नवीन राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रारंभ से ही किए जा सकते हैं। 1909 और 1949 के बीच राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन $75,000 था, जिसमें क्रमशः बढ़ोतरी की गई और 1999 राष्ट्रपति का वेतन $2 लाख से बढ़कर $4 लाख कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें $50,000 सामान्य खर्च कोष के रूप में दिए जाते हैं। वेतन और $50,000 की ये राशि कर मुक्त नहीं है। यात्रा व्यय के रूप में राष्ट्रपति प्रतिवर्ष अधिकतम $1 लाख खर्च कर सकते हैं। यह राशि आयकर से मुक्त है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने पद के सम्मान के अनुकूल अन्य अनेक सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, जिसमें निजी हवाई जहाज, छोटे से समुद्री जहाज की सुविधा भी सम्मिलित है। राष्ट्रपति का निवास कौन सा है? व्हाइट हाउस के खर्च हेतु बजट में अलग से व्यवस्था की गई है। अब इसकी उन्मुक्तियां। अन्य देशों के कार्यपालिका प्रधान की भांति राष्ट्रपति की कुछ उन्मुक्तियां भी प्राप्त होती हैं। यद्यपि संविधान में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया, फिर भी परंपरा के अनुसार उसे किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध परमादेश या आदेश भी जारी नहीं किए जा सकते। उसे किसी न्यायालय में साक्षी या परिवादी के रूप में उपस्थित होने के आदेश नहीं दिए जा सकते। केवल सीनेट में उसे महाभियोग के समय बुलाया जा सकता है। एक बार राष्ट्रपति जेफरसन को साक्षी के रूप में बुलाया गया था, परंतु उन्होंने उपस्थित होने से इनकार कर दिया। तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। राष्ट्रपति को प्राप्त इस प्रकार की विशेष स्थितियों की सीमा है। यह बात
वाटरगेट कांड और सार्वजनिक पद पर रहते हुए नैतिक आचरण की मान मर्यादा के प्रसंग में बिल क्लिंटन विवाद से स्पष्ट हो गई हैं। अब इसका कार्यकाल, फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन हुआ था उसमें राष्ट्रपति पद के कार्यकाल पर बहुत ज्यादा मतभेद हुआ। अंत में पर्याप्त वाद विवाद के बाद संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा तथा पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और इस प्रकार यह परंपरा स्थापित हो गई कि राष्ट्रपति 2 अवधियों से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। इसका कार्यकाल कितना है, 4 वर्ष, और 2 कार्यकाल कितने, 2 कार्यकाल से अधिक वो अपने पद पर नहीं रह सकता। ये था इसका कार्यकाल। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ब्रिटिश राजनीति में सर्वाधिक आकर्षक तत्व यही, यदि सम्राट का पद और व्यक्ति है तो अमेरिकी राजनीति में सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति से लेकर साधारण से साधारण व्यक्ति द्वारा इसमें रुचि ली जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया पर अमेरिकी संविधान में बहुत अधिक मतभेद था। इस संबंध में प्रमुख रूप से 2 सुझाव दिए गए। कौन कौन से। पहला सुझाव था राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, किंतु सभा द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन राजनीतिक दलबंदी में फंसे बिना संभव नहीं था और संविधान निर्माता राजनीतिक दलबंदी को देश के लिए घातक मानते थे तथा कम से कम देश की कार्यपालिका के प्रधान को दलबंदी से बाहर रखना चाहते थे। ये था पहला। दूसरा सुझाव यह था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करे, राष्ट्रीय व्यवस्थापिका किंतु इसे इस दृष्टि से उचित नहीं समझा गया कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के हाथ का खिलौना बन जाएगा। इसके अतिरिक्त अमेरिकी संविधान सभा के सदस्य शक्ति विभाजन के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे और यह पद्धति शक्ति विभाजन के विरुद्ध थी। तो संविधान सभा के द्वारा अंत में यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो। किसके द्वारा, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो। अब इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता द्वारा एक निर्वाचन मंडल का चुनाव किया जाए और निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का संविधान में निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हो। संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कहा गया कि प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थापिका के आदेश अनुसार निर्वाचक चुने जिसकी संख्या उस राज्य की सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर हो। समय आने पर ये निर्वाचक अपने अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्रित हों और लिखित रूप में अपने मत 2 व्यक्तियों को दें जिसमें से कम एक उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य की ओर से वे निर्वाचक नियुक्त किए गए हों। इसके बाद मतों को एक पेटिका में मोहर लगाकर सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाए जो कांग्रेस के दोनों सदनों की उपस्थिति में उन्हें गिनकर परिणाम की घोषणा करे। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त हो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, बशर्त कि उसे मतों का पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हो। उससे कम पाने वाले व्यक्ति उसी प्रकार बहुमत पाने पर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा। अब वर्तमान संविधान द्वारा की गई ये व्यवस्था में कुछ संशोधन किए गए और व्यवहार में तो यह पद्धति नितांत परिवर्तनशील हो गई। प्रथम, संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए एक साथ मतदान की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1880 के संबंध में कठिनाई उत्पन्न हुई। अतः संविधान के 12वें संशोधन द्वारा दोनों के लिए अलग अलग मतदान की व्यवस्था की गई। इस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन संविधान के 23वें संशोधन द्वारा किया गया। इस संशोधन के द्वारा कोलंबिया जिले को भी निर्वाचक मंडल के 3 सदस्य चुनने का अधिकार दिया। यद्यपि कोलंबिया
जिले को कांग्रेस में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, क्योंकि कोलंबिया एक जिला है, राज्य नहीं है। इस प्रकार वर्तमान समय में निर्वाचक मंडल के सदस्य 538 हैं, जिसमें 3 कोलंबिया के प्रतिनिधि तथा वर्तमान समय में कांग्रेस में 535 सदस्य हैं और 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा में और 100 सदस्य किसमें है, सीनेट में। संविधान निर्माताओं द्वारा उपयुक्त पद्धति अपनाते हुए आशा की गई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन शांत वातावरण में संभव हो सकेगा, किंतु 1800 में अमेरिका में राजनीतिक दलों का उदय हो गया और इन दलों ने निर्वाचक मंडल के लिए उम्मीदवार खड़े करने शुरू कर दिए। अब राजनीतिक दलों के समर्थन में से निर्वाचक मंडल के जो सदस्य चुने जाते हैं, वे राष्ट्रपति पद हेतु अपने ही राजनीतिक दल के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। इस तथ्य ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को व्यवहार में अप्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रत्यक्ष निर्वाचन में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार वर्तमान समय में राष्ट्रपति का निर्वाचन न तो शांत वातावरण में संपन्न होता है और न ही यह निर्वाचन वस्तुतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन रहा है। तो वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाने वाली पद्धति की प्रमुखतः 5 चरण हैं, जिनका उल्लेख इस प्रकार से है। पहला, उम्मीदवारों का मनोनयन। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति के उम्मीदवारों का मनोनयन। उम्मीदवारों के मनोनयन की यह पद्धति परंपरा के आधार पर अपनाई गई है और इस संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया। प्रत्येक दल की राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के सम्मेलन के लिए समय और स्थान का निर्णय करती हैं और प्रारंभिक व्यवस्था करती हैं। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ प्रारंभिक क्षेत्रों के से हैं, कुछ राज्य सम्मेलनों से हैं और कुछ केंद्रीय समितियों द्वारा। इस प्रतिनिधियों की संख्या सामान्यतः 1500 और 3000 के बीच में होती है। चुनाव वर्ष के जुलाई या अगस्त महीने में एक बड़े हॉल में यह सम्मेलन होता है। सम्मेलन बहुत अधिक उत्तेजना और शोर शराबे के वातावरण में होता है और सम्मेलन में ही दल के प्रमुख नेतागण परस्पर समझौता सौदेबाजी करते हैं। दल के द्वारा उम्मीदवार चुने जाने के लिए आवश्यक है कि प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। वास्तु मतदान की प्रक्रिया किसी उम्मीदवार की पूर्ण बहुमत प्राप्त होने तक जारी रहती है। कई बार मतदान के अनेक दौर होते हैं। दूसरा है चुनाव अभियान। सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत उम्मीदवार के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। उस समिति अपना एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवारों के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवारों के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है। यद्यपि चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव अभियान पर अधिकतम खर्च $30,000 ही हो सकता है, परंतु इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। चुनाव अभियान में प्रमुख साधन है टेलीविजन, रेडियो, ट्रेन, समाचार पत्र और अपने उम्मीदवार के पक्ष में विविध प्रकार के साहित्य का प्रकाशन। तीसरा है निर्वाचक मंडल का चुनाव। इसके बाद दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि चुने जाने पर वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों को मत देंगे। अब जो 23वां संविधान संशोधन से ये निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 होगी। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप वर्ष या चुनाव वर्ष के नवंबर के महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को होता है और निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। निर्वाचकों के चुनाव और अन्य चुनावों में किन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होगा, इस संबंध में 1970 में मतदान अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया। मतदान होने के लिए अब केवल 2 योग्यताएं आवश्यक है। पहली है संबंधित व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। दूसरी है संबंधित व्यक्ति उस राज्य में कम से कम 30 दिन से रह रहा हो। मतदान होने के लिए अब साक्षर होना आवश्यक नहीं है। 1974 के
कानून के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक वित्त व्यवस्था है। और राज्य निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है, अर्थात मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। चौथा है निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता है, क्योंकि आग और रे के शब्दों में निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने राजनीतिक दल की रिकॉर्डिंग मशीन मात्र होते हैं। प्राय निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। लेकिन अमेरिकी कानून के अनुसार वे किसी भी उम्मीदवार को अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है। अमेरिकी इतिहास में ऐसा अनेक बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के निर्वाचक मंडल के सदस्य ने किसी अन्य दल के उम्मीदवार को अपना मत दिया। अच्छा, बुधवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों के राजनीति में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और प्रमाणीकृत करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास में भेज दिया जाता है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीते व्यक्ति की घोषणा कर देता है। जब किसी उम्मीदवार को मान लो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो यदि राष्ट्रपति के दो उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हो जाते हैं अथवा किसी को भी मतदाताओं का पूर्ण और निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो, तो प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक के मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, तब प्रतिनिधि सभा के प्रत्येक राज्य का केवल एक मत होता है और प्रत्येक राज्य में के सदस्य बहुमत से निर्णय करते हैं। उनके राज्य का मत किसी उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाए यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि समान रूप से इस विषय पर बंट जाएं तो उनका मत नहीं गिना जाएगा। और 5वीं है नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। 1933 से पूरे ये तक निर्वाचित होने के लगभग 4 मास पश्चात 4 मार्च को नवीन राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण किया जाता था। लेकिन 20वें संविधान संशोधन जो 1933 के अनुसार राष्ट्रपति 4 मार्च की बजाय 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। इस संशोधन में यह भी निश्चित किया गया कि यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को अपने पद पर आसीन होने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। पद ग्रहण के समय राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है जो उसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। और उसकी शपथ किस प्रकार है? मैं गंभीरतापूर्वक शपथ लेता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा और अपनी योग्यता भर राष्ट्रपति अमेरिका के संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। तो ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की